समझ में आ रही होंगी और आप लोग उसको बहुत अच्छे से याद भी कर रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे और आप लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। और अगर ऐसा नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्वेश्चन कीजिएगा, हम उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो भी मिल रहा है बच्चों उसको नोट कीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, तो आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जितने एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो सारे मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को बता सकूँ, डिस्कस कर सकूँ, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई असुविधा ना हो। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और आज आप लोगों का मौर्य साम्राज्य शुरू हुआ है और मौर्य साम्राज्य में आप देखेंगे पुरातात्विक जो है स्रोत पहले देखेंगे, क्योंकि उस साम्राज्य को जानने के लिए हमारे पास दो स्रोत हैं, एक तो पुरातात्विक है और दूसरा साहित्यिक है। तो आज हम पहले पुरातात्विक स्रोतों को डिस्कस करेंगे और फिर साहित्यिक स्रोतों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक एक करके हम यहाँ के जो राजा है मौर्य साम्राज्य के उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी क्षेत्र है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य है जो कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में विस्तारित हुआ है या बहुत बड़े प्रशासन का इन्होंने आयोजन किया है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा तथ्य हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज का जो आपका क्लास है ये शुरू हो रहा है पुरातात्विक स्रोतों से। कौन कौन से हैं वो पुरातात्विक स्रोत? तो आप देखेंगे स्तंभ अभिलेख, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, ये जो है पुरातात्विक स्रोतों के रूप में जो है माने जाते हैं। और ये कहाँ से मिले हैं? तो ये पाकिस्तान में भी मिले हैं, भारत में भी मिले हैं, अफगानिस्तान में भी मिले हैं। और इन तीनों देशों को मिला करके 40 स्थान से ये शिलालेख मिले हैं और टोटल इनकी संख्या 150 है। यानी कि प्लेस 40 है, संख्या 150 है, देश 3 है और इनमें जो है इन अभिलेखों का या शिलालेखों का या पुरातात्विक साक्ष्यों का विस्तार है। जैसे आप देखेंगे 14 बृहद शिलालेख, कहने को तो 14 है लेकिन वो 8 ही शिलाओं पे लिखे गए हैं। वैसे ही आप देख रहे हैं लगभग 150 शिलालेख हैं, लेकिन ये 40 स्थान पे पाए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, इसमें आगे बढ़ेंगे। ये 3 देशों में फैले हुए हैं, क्या खासियत है जो क्वेश्चन बनता है? तो आप देखेंगे लगभग सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में और प्राकृतिक भाषा में मिले हैं। और यहाँ पे आप भारत लगा देंगे, लगभग सभी अभिलेख यानी कि भारत में मिले, भारत में या इंडिया में मिले लगभग सभी अभिलेख या टोटल अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में है और देखेंगे प्राकृतिक भाषा में है। लेकिन जब आप पाकिस्तान वाले एरिया में जाएंगे तो आपको वहाँ जो मिलेंगे वो खरोष्ठी और अरामाइक लिपि में मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान या पश्चिमी क्षेत्रों में जो मिलेंगे वो जो होगा वो खरोष्ठी लिपि या अरामाइक लिपि में होगा। लेकिन जब आप अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ जो मिलेगा वो अरामाइक और यूनानी लिपि में मिलेगा। और भारत में आ जाएंगे तो टोटल जितने भी अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। तो भारत में किसी भी कोने से कोई भी अभिलेख उठा ले एग्जाम में और पूछे कि कौन से लिपि में होगा, तो आँख बंद करके ब्राह्मी लिपि कीजिएगा, खरोष्ठी, अरामाइक और यूनानी नहीं करेंगे आप। ठीक है, भारत में अगर आएगा तो आप ब्राह्मी लिपि ही करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है कि खरोष्ठी लिपि का जो विस्तार है वो कौन से क्षेत्र में था? तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में था। यूनानी और अरामाइक ये अफगानिस्तान क्षेत्र में था, ब्राह्मी भारत में था। तो इंपॉर्टेंट है बच्चे, आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण अभिलेख में से एक ही में ऐसे लेखक का नाम मिलता है, यानी कि संपूर्ण जो अभिलेख है वो सब में सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम मिलता है जिसने इन अभिलेखों को लिखा है और उसका नाम है चौपड़। ये व्यक्ति हैं जिन्होंने इन अभिलेखों को लिखा है अशोक के, उनका नाम है चौपड़। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली टोपरा स्तंभ का पता टी पेन थेलर ने लगाया था। एग्जाम में आता है कि जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है इसका पता किसने लगाया था? तो पेड्रे टी पेन थेलर। कब लगाया था? 1750 में इन्होंने दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को ढूंढा था। आगे है गिरनार शिलालेख, इसका पता जेम्स टार्ट ने लगाया था। और कब लगाया था? तो ये 1895 में लगाया था। याद होना चाहिए, गिरनार शिलालेख का जो पता है वो जेम्स टार्ट ने लगाया है और ये 1895 में लगाया है। तो ये डेट, व्यक्ति और शिलालेख याद कीजिएगा। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तथ्य है, लेकिन आप प्रयास करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। आगे है नागार्जुन पर्वतीय गुफा के शिलालेख तथा बराबर का 1885 में J.M. हेरिंगटन ने लगाया था। यानी कि जो
जो पता लगाने वाले व्यक्ति हैं या इनको जो ढूंढने वाले व्यक्ति हैं ये हैं 1885 में इन्होंने ढूंढा था और ये है जे.एम. हेरिंगटन ने पता लगाया था। रामपुरवा स्तंभ लेख 1872 में ये ढूंढा है कार्लाइल पैराट के ये है कार्लाइल पैराट उनका नाम है, इन्होंने ये ढूंढा है रामपुरवा स्तंभ अभिलेख को और ये कब ढूंढा है 1872 में। आगे है लघु शिलालेख और कौन कौन से हैं तो निगाली सागर है, रुम्मिनदेई है। लेख की खोज फ्री हरर ने किया था और कब किया था तो 1895 और 1896, यानी कि जो इसमें से निगाली सागर है इसकी खोज जो है फ्री हरर ने किया है 1895 में और जो दूसरा है रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख इसका जो खोज किया है फ्री हरर ने वो किया है 1896 में। वन जो है डे आपका आगे है तो याद रखेंगे। 95 में निगाली सागर और 96 में रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख को ढूंढा है किसने फ्री हरर ने, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों ध्यान देंगे। सारनाथ स्तंभ लेख की खोज ऑरेटेल, ये ऑरेटेल है, ऑरेटेल ने किया है, इंपॉर्टेंट है ध्यान देंगे। सारनाथ स्तंभ लेख की खोज ऑरेटेल ने किया है और कब किया 1905 ईस्वी में किया है सारनाथ स्तंभ लेख की खोज। नेक्स्ट है अशोक के बृहद शिलालेख, कौन कौन से हैं जो अशोक के बृहद शिलालेख है तो ध्यान देंगे यहाँ पे, ये है कालसी और ये उत्तराखंड में पाया गया है। दूसरा है शहबाजगढ़ी, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तीसरा है मानसेहरा गोरखपुर में पाया गया है। सोपारा ये आपका मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। धौली ये उड़ीसा के क्षेत्र में है। गिरनार ये भी आपका दक्षिण के क्षेत्र में है। एराकुडी, पुरी और जूनागढ़ ये सारे इनके बृहद शिलालेख हैं और ये ज्यादातर दक्षिण में है, ये उत्तराखंड का है आपका और ये आप देखेंगे पश्चिम बंगाल का, ये यूपी का है और बाकी आपका एमपी कर्नाटक आंध्र प्रदेश में ये सारे और उड़ीसा में फैले हुए हैं। ये बृहद शिलालेख के नाम है, आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है इसमें से कूट में कि इसमें से कौन सा है जो बृहद शिलालेख नहीं है तो कालसी, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, सोपारा, धौली, गिरनार, एराकुडी, पुरी और जूनागढ़ ये सारे बृहद शिलालेख हैं। आगे है बच्चों ये लघु शिलालेख है, कौन कौन से हैं मास्की ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। गुर्जरा, नेतूर तथा उदयगोलम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उदयगोलम ये ऐसे अभिलेख हैं या ऐसे लघु शिलालेख हैं जिनमें अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, यानी कि इन अभिलेखों में अशोक को अशोक कह के संबोधित किया गया है या अशोक लिखा गया है। तो ये चार अभिलेख आप लोगों को बिल्कुल रटे होने चाहिए। आगे है अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, इसके अलावा इसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। आगे है ब्रह्मगिरी अभिलेख में इसिला नामक नगर की सूचना मिलती है, इसी अभिलेख से इसिला नामक नगर की सूचना मिलती है और ये प्राचीन नगर है। इसिला नामक प्राचीन नगर की जो सूचना है वो ब्रह्मगिरी अभिलेख से मिलता है, ये भी ध्यान देंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे है भाब्रू शिलालेख में अशोक को मगधाधिराज कहा गया है, अशोक को मगधाधिराज कहा गया है। मगधाधिराज यानी कि मगध का राजा, मगध का अधिपति, मगध पर अपना अधिकार रखने वाला, तो अशोक को भब्रू शिलालेख में मगधाधिराज कहा गया है और पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है अशोक वर्धन कहा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लघु शिलालेख में अशोक बुद्ध सात भी कहा गया है। लघु शिलालेखों में, लघु शिलालेखों में अशोक का एक और नाम मिलता है बुद्ध शाक्य, बुद्ध शाक्य ये नाम बच्चों आप लोग को याद होना चाहिए। पहले तो ये चार जो अभिलेख हैं इनमें उनका व्यक्तिगत नाम मिलता है ये, और दूसरा उन्हें पुराणों में भब्रू शिलालेख में मगधाधिराज कहा गया है ये, और तीसरा जो है उन्हें पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है ये भी, और लास्ट कि उन्हें लघु शिलालेखों में बुद्ध शाक्य के नाम से भी पुकारा गया है। तो आपको ये जो है याद रखना है क्योंकि यही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इन्हीं पॉइंट्स को आपको ज्यादा ध्यान देना है बारीकी से। आगे है स्तंभ लेख, लौरिया अरेराज ये एक स्तंभ लेख है, दूसरा लौरिया नंदनगढ़ है, तीसरा दिल्ली टोपरा है और चौथा दिल्ली मेरठ स्तंभ है। इसके अलावा इलाहाबाद स्तंभ लेख है, इसके अलावा रामपुरवा स्तंभ है, इसके अलावा इलाहाबाद में एक और लेख है अशोक के अभिलेख, यानी कि इलाहाबाद अशोक के साथ
साथ अभिलेख मिलते हैं, यानी कि जो इलाहाबाद का लेख है या शिलालेख है इस पर अशोक के 7 अभिलेख मिलते हैं। इलाहाबाद अभिलेख जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इस पर अशोक के भी लेख है, उस पर समुद्रगुप्त के भी लेख है, उस पर बीरबल का भी लेख है, उस पर जहांगीर का भी लेख है, इसको रानी का भी लेख कहा जाता है, इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। तो उस पे इलाहाबाद लेख पे या शिलालेख पर अशोक के 7 अभिलेख हैं। इसके अलावा सबके हैं, थोड़े बहुत जो भी हैं, सबसे ज्यादा लेकिन समुद्रगुप्त के हैं। तो ये बच्चों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट था, जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया तो उसको ध्यान देंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अशोक के 14 बृहद शिलालेख, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये 14 बृहद शिलालेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे नोट एक एक वर्ड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे नोट किया गया है। इसे शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा और इसको नोट कीजिएगा कॉपी में और उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं है। ये मत सोचिएगा कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान दीजिए, पढ़ेंगे आप लोग। अशोक के 14 बृहद शिलालेख क्या है ये? प्रथम जो बृहद शिलालेख है, पूछा जाता है कि अशोक ने पशु बलि पर रोक लगाया था या पशु हत्या पर रोक लगाया था, इसकी जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलता है? तो ये जानकारी आपका प्रथम बृहद शिलालेख से मिलता है, जहाँ पे अशोक ने पशु बलि पर जो है रोक लगा दिया था। इस शिलालेख से ही पता चलता है कि अशोक के किचन में अब 2 मोर और एक मृग सिर्फ मारे जाते थे भोजन के रूप में। बड़े पैमाने पे पशुओं की हत्याओं को अशोक ने रोक दिया था। और जो दूसरा है वो आपका द्वितीय जो बृहद शिलालेख है, इसमें क्या किया गया? इसमें अशोक ने सामाजिक कल्याण का वर्णन किया है। इसमें वर्णन किया गया कि अशोक अपने साम्राज्य में जो है सामाजिक कल्याण करेंगे। सामाजिक कल्याण मीन्स क्या? रोड बनवाएंगे, उसके किनारे छायादार वृक्ष लगाएंगे, मतलब वृक्ष पेड़ पौधे लगाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे पूरे साम्राज्य में। और इसी शिलालेख से पता चलता है कि उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों चेर चोल पांड्य, जिसको सत्यपुत्र भी कहा जाता है, इन क्षेत्रों में भी ये सामाजिक कार्य करेंगे। इसके अलावा ये विदेशी राजाओं से के यहाँ भी सामाजिक कार्य करेंगे, जिनसे इनका व्यवहार है या जिनके यहाँ से इनका एक तरीके से कहेंगे राजनीतिक आर्थिक जो है लेन देन है, इस तरह के रिश्ते हैं, वहाँ भी ये सामाजिक काम करेंगे। तो ये द्वितीय बृहद शिलालेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें सामाजिक कार्य का वर्णन है, तो इसको ध्यान देंगे बच्चों। वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप इसको देख सकते हैं। श्रीलंका, यूनानी राजा, एंटियोकस, इन सब का उल्लेख है, इन सब के यहाँ ये सामाजिक कार्य करेंगे या मदद करेंगे। और जो तृतीय बृहद शिलालेख है ये क्या है? इसमें धर्म की शिक्षा देने के लिए युक्त रज्जुक और प्रादेशिक की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा श्रमणों के साथ उदार व्यवहार करने की बात की गई है। इसके अलावा माता पिता के सम्मान की बात की गई है। तो आपको ध्यान देना है क्या? युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कौन से बृहद शिलालेख से अशोक के युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक जैसे अधिकारियों का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका तृतीय नंबर का बृहद शिलालेख है। इसी में इन तीनों अधिकारियों की चर्चा मिलती है। इसके अलावा इसमें अशोक ने कहा है कि अपनी जनता से कि आप जो है जो भी होंगे बौद्ध श्रमण, यानी कि जो भीख मांग करके भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो यहाँ पे श्रावक श्राविका, इसके अलावा मतलब भिक्षु भिक्षुड़ियाँ और जो भी साधु संत महात्मा होंगे उन सब का आप लोग क्या करेंगे? मदद करेंगे, उनको कोई भी जो दिक्कत नहीं करेंगे, उनके साथ आप उदार व्यवहार अपनाएंगे, माता पिता का आप सम्मान करेंगे। ये सारी चीज़ों का जो उल्लेख है अशोक ने तृतीय बृहद शिलालेख में कराया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चतुर्थ बृहद शिलालेख धम्म नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार इसमें है, यानी कि जो उनकी धम्म नीतियाँ हैं। धम्म क्या है? मैं पहले ही बता चुकी हूँ बच्चों की जो भगवान बुद्ध का जो अशोक का धम्म है, ये बौद्ध धर्म नहीं है या बौद्ध धर्म की ही चीज़ें नहीं है, बल्कि जो अशोक का धम्म है इसमें अच्छी विचारधाराओं का, अच्छी आचरणों का, अच्छी बातों का संकलन है। जैसे कि अशोक जो है आगे चल करके अकबर को देखेंगे दीन इलाही में उन्होंने किया है, कुछ इसी तरह का इन्होंने अच्छी चीज़ों का कलेक्शन करके अपनी धम्म नीति बनाई है और उसे अपनी जनता पे लागू करने का प्रयास किया है, लोगों को उससे परिचित कराने का प्रयास किया है, ताकि जो समाज है उसमें अच्छी चीज़ों का प्रसार हो, लोगों के अंदर नैतिकता आए और वो अच्छी चीज़ों का अनुसरण करे। तो इसी को धम्म नीति कहा गया है। और ये कोई बौद्ध धर्म नहीं है, बल्कि उनकी एक अलग ही धम्म नीति है, जिसमें अच्छी अच्छी बातों का उन्होंने एक तरीके से इकट्ठा किया है। तो जो ये 5वां है इसमें आप देखिए, जो चतुर्थ है इसमें धम्म नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार है। 5
महामात्य की नियुक्ति की है। अशोक ने अपने राज्यारोहण के 13वें वर्ष बाद धम्म महामात्यों की नियुक्ति की है। ये धम्म महामात्य कौन है? इनकी नियुक्ति की गई थी कि ये साम्राज्य में जाएंगे और लोगों को अशोक का जो धम्म है उसमें धम्म में लिखी हुई जो बातें हैं उसे लोगों को परिचित कराएंगे। और ये अशोक के बातों को जगह जगह पर शिलालेखों पर जो लिखा हुआ था उसे पढ़ करके लोगों को सुनाते थे, क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। जो पढ़े लिखे होते थे वो तो पढ़ पाते थे, लेकिन ज़्यादातर जो जनता थी वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो उसे ये पढ़ करके सुनाते थे, उन्हें समझाते थे, उनके दिमाग को जो डाइवर्ट करने की कोशिश करते थे या अच्छे रास्ते पे ले जाने का कोशिश करते थे। उन अच्छी बातों को, उन अच्छी नीतियों को, उन अच्छे नियमों को लोगों को बताते थे, उनसे फॉलो करवाने का प्रयास करते थे। और ये हर 5 साल में इनका जो है निरीक्षण भी किया जाता था कि ये काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीय बृहद शिलालेख में युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक का उल्लेख है और 5वें बृहद शिलालेख में धम्म महामात्यों का उल्लेख पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे इसको। आगे है छठा धम्म महामात्य के लिए आदेश जारी, यानी कि जो छठी शिलालेख है, जो छठा बृहद शिलालेख है, इसमें धम्म महामात्यों के लिए आदेश जारी किया गया है कि वो किस तरह से काम करेंगे, उनका क्या कर्तव्य है, वो जनता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे और उनका क्षेत्र या उनका क्राइटेरिया कहाँ तक है, उनका कार्यकाल, उनके जो है नैतिक दायित्व, इन सारी चीज़ों के बारे में जो आदेश दिया गया है वो आप देखेंगे छठे शिलालेख में दिया गया है। नेक्स्ट है 7वां शिलालेख, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है, यानी कि 7वें शिलालेख में, बृहद शिलालेख में कहा गया है कि जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं या जो जनता है, वो सभी धर्मों के साथ सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करेगी, यानी कि असहिष्णुतापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, सभी धर्मों के विचारों का, भावनाओं का, लोगों का आदर किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा या द्वेष की भावना नहीं रखेंगे, क्योंकि अशोक के काल में भी बहुत सारे धर्मों का और जो है पंथों का विकास हो गया था और इनमें आपस में टकराव भी होने लगा था, जिससे अशोक दुखी भी रहते थे। तो उन्होंने यहाँ पे इस तरह के जो है कोशिश किया है, क्योंकि अभिलेख में उन्होंने चर्चा की है कि आप लोग आपस में सौहार्दपूर्ण माहौल बना के रहें, अच्छे से रहें और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। आगे है, नेक्स्ट है आप लोगों का अष्टम जो बृहद शिलालेख है, इसमें सम्राट अशोक द्वारा आखेट का त्याग करने की बात की गई है। सम्राट अशोक कहते हैं कि अपने मनोरंजन के लिए अब हम जो है वो पशुओं का बलि नहीं करेंगे, पशुओं की हत्याएं नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। और आपको पता है शुरू में अशोक भी बहुत क्रूर थे, तो वो भी बिल्कुल बाकी क्रूर राजाओं की तरह रहते थे, युद्ध करना, लोगों की हत्याएं करना, साम्राज्य विस्तार करना, जो है आखेट खेलना, और अपने जो उनका किचन था उसमें हजारों की संख्या में पशुओं की हत्या होती थी, लोग मीट का भोजन किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो धर्म में उनका धर्म कहीं कि मन परिवर्तित होता है और वह धर्म की बातों से प्रभावित होते हैं, तो इन सारी चीज़ों का परित्याग कर देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने आखेट का भी परित्याग कर दिया और कहा कि आखेट नहीं करेंगे। आगे है 9वें बृहद शिलालेख में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि खर्चीले समारोहों का परित्याग करना चाहिए, जैसे विवाह, जैसे जन्म उत्सव, जैसे मृत्यु। इन सारे अवसरों पे आप देखते हैं कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, बहुत ज़्यादा आडंबर करते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, जिसमें अनावश्यक पैसों का बर्बादी होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है अशोक के द्वारा कि ऐसे समारोहों को प्रतिबंधित कीजिए। उन्होंने प्रतिबंध लगाने का कोशिश किया है ताकि जो लोग हैं वो अनावश्यक जो फिजूल खर्ची है वो ना करें और बल्कि जो है लोगों की मदद करे, गरीबों की मदद करे, असहायों की मदद करे, फालतू के आडंबर में अपने पैसे को वेस्ट ना करें। तो इसके लिए जो उन्होंने लिखवाया है ये 9वें बृहद शिलालेख में लिखवाया है। नेक्स्ट है आपका 10वां बृहद शिलालेख, इसमें ख्याति गौरव की निंदा की गई है और धम्म नीति की प्रशंसा की गई है। धम्म नीति की प्रशंसा की गई है और ख्याति गौरव की निंदा की गई है। अशोक ने कहा है कि किस बात की ख्याति और किस बात का गौरव, और जिस पे आप अपना मतलब दिखावा करें या इस बात का आप जो है घमंड करें कि हमारा ख्याति दूर दूर तक है या हमारा गौरवगान हो या हमारा साम्राज्य विस्तार हो, इन सारी चीज़ों को त्याग दीजिए, बल्कि क्या कीजिए, धम्म नीति को बढ़ाइए आगे। उन्होंने धम्म नीति की प्रशंसा की। अब मैंने आपको बताया भी क्योंकि धम्म नीतियाँ क्या है, उसमें अच्छी अच्छी बातों का, अच्छी अच्छी विचारों का, अच्छी अच्छी चीज़ों का कलेक्शन है और कहते हैं इन अच्छी चीज़ों का जो है प्रसार कीजिए, इनको बढ़ाइए, इनका गौरवगान कीजिए, अपनी समृद्धि और अपने जो है गौरव का क्या गान करना। तो उन्होंने यहाँ पे 10वें शिलालेख में ये बातें लिखवाई हैं। नेक्स्ट है आपका 11वां बृहद शिलालेख, इसमें उन्होंने क्या कहा है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, पशु हत्या नहीं करना चाहिए।
का अधिकार है, उनकी हत्याएं करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो हम अपने शौक के लिए, अपने भोजन के लिए या अपनी जरूरतों के लिए उनकी हत्याएं करते हैं, ये गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसी नीति ना बनाए जिससे लोगों को तकलीफ हो, और उन्होंने कहा कि अपने मित्रों के प्रति खास करके उदार व्यवहार रखें, क्योंकि जो मित्र हैं वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। आगे है बरहमा बृहद शिलालेख। इसमें क्या कहा गया है कि विभिन्न संप्रदायों के मध्य सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। इसमें भी देखिए 2 शिलालेखों में उन्होंने इस तरह की गुजारिश की है कि आप लोग आपस में लड़ाई ना करें, बल्कि एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। तो जाहिर सी बात है कि उस समय भी टकराव होते रहे होंगे, जिससे जो अशोक है वो आहत थे या परेशान थे या उन्हें मतलब जो है डिस्टर्बेंस थी, और उन्होंने इस बात को 2 बृहद शिलालेखों में लिखवाया कि आपस में युद्ध ना करें, लड़ाई ना करें, डिस्टर्ब ना करें एक दूसरे को, बल्कि बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। नेक्स्ट है आपका जो है 9-10, यानी कि इसके बाद आपका 13वां शिलालेख आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ज्यादा एग्जाम में पूछता है। इसमें कलिंग विजय का चर्चा है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे जो इसमें कहा गया कि कलिंग विजय की चर्चा है। इसके अलावा युद्ध विजय को धम्म विजय में बदलने की बात की गई है। यानी कि इसमें कहा गया कि जो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और इतने ज्यादा कत्लेआम हुआ, लाखों की संख्या में लोग मारे गए, लाखों की संख्या में लोगों को कैद किया गया, बड़े पैमाने पे जन धन की हानि हुई, उस दृश्य को देख करके अशोक का मन बिल्कुल द्रवित हो जाता है। और इस चीज का जो उल्लेख है वो कलिंग के शिलालेख में अशोक ने करवाया है। वहां पे उन्होंने कहा कि विजय नीति को त्याग करके धम्म नीति की तरफ आगे बढ़ना है मुझे। अब मैं विजय नीति को नहीं या युद्ध नीति को छोड़ रहा हूँ और धम्म नीति में आगे बढ़ूंगा, यानी कि अच्छी चीजों को अपने अंदर लेके आऊंगा और अपने साम्राज्य में पूरी जनता को अच्छी चीजों से परिचित कराऊंगा, और वहां से उनकी जो नीतियां हैं वो युद्ध विजय से परिवर्तित होकर के धम्म विजय की हो जाती हैं। और इस शिलालेख में भी उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों चेरचोल पांडे, केरलपुत्र, सतीपुत्र का वर्णन किया है। इसके अलावा विदेशी राजाओं का भी इसमें उल्लेख मिलता है। तो 2 शिलालेख ऐसे हैं जिसमें पड़ोसी राज्य और विदेशी राजाओं का उल्लेख मिलता है। दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। आगे है 14वां बृहद शिलालेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है कि मतलब आप धार्मिक जीवन जिए। तो बच्चों ये आपका चतुर्दशम यानी कि 14वां शिलालेख, इसमें बहुत खास इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। अशोक के द्वारा कहा गया है कि धार्मिक जीवन जिए, यानी कि धार्मिकता में अच्छी चीजें जो बताई जाती हैं उसको अकॉर्डिंग जीवन जीने का प्रयास करें, बहुत ज्यादा भौतिक चीजों के पीछे ना भागे। इसका इसमें उल्लेख किया गया है। सर्वधर्म समभाव की बात की गई है। आगे है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत ज्यादा आता है। सबसे पहले किसने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा है? 1837 में पढ़ा है। तो ये नाम और ये डेट दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे है साहित्यिक साक्ष्य। अर्थशास्त्र की प्रथम हस्तलिपि आर्य शर्मा शास्त्री ने 1904 में खोजा था। ये भी इंपॉर्टेंट है।
के लिए काम में आते हैं। बाट वो पत्थर के बनाए जाते थे और ये मगध जो है इसके लिए काफ़ी फेमस था। ये मौर्य साम्राज्य की जगह है और वहाँ से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। बौद्ध साहित्य, दीपवंश, महावंश और जातक कथाएं हैं, जिसे जातक कथा मीन्स होता है भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित, जिसमें हमें जानकारी मिलती है उसे जातक कथा कहते हैं। जातक कथा भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित है और ये सारे हैं बौद्ध साहित्य जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैन साहित्य कौन सा है, तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र है, ध्यान देंगे, भद्रबाहु का कल्पसूत्र है, इससे पता चलता है। हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्व है, इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो ये दोनों नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व और भद्रबाहु का कल्पसूत्र। और इसके अलावा ब्राह्मण साहित्य भी उस समय के साम्राज्य के बारे में बहुत विवरण देते हैं। पुराणों में आप देखेंगे वायु पुराण, वायु पुराण ये जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन देता है। और आप देखेंगे विष्णु पुराण है बच्चों, विष्णु पुराण विष्णु पुराण ये मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन देता है। और जो आपका वायु पुराण है, वायु पुराण ये जो है गुप्त साम्राज्य के बारे में यहाँ से पता चलता है, गुप्त साम्राज्य का वर्णन है। और जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण ये जो है ये सातवाहन शासक की चर्चा मिलती है यहाँ से। सातवाहन वंश का जो है सातवाहन साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो ध्यान देंगे, विष्णु पुराण बौद्ध जो है ये मौर्य साम्राज्य के बारे में इससे पता चलता है। गुप्त पुराण से गुप्त वंश के बारे में वायु पुराण से पता चलता है और सातवाहन वंश की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलता है। तो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इसको भी ध्यान देंगे आप। आई होप बहुत सारे तथ्य हैं, इसको आप लोग बार बार रिविजन कीजिएगा, बार बार जो है याद कीजिएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। ओके बाय, थैंक यू।